अध्ययन करना चाहता हूँ और शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री का। ये हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक भारत। हम अपना नज़रिया इसमें किसी भी राइटर या किसी भी पब्लिकेशन या बुक्स का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। मैं अपना नज़रिया बताना चाह रहा हूँ। जान रहे मॉडर्न हिस्ट्री, मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री जो प्रोमिनेंट डे है वो शुरू होती है 1526 और ये 1498। पहले तो 1498 होगा, फिर उसके बाद 1526। मतलब टाइम स्केल पे जाएं तो ऐसे बनाते हैं टाइम स्केल। मान लीजिए यहाँ 0 शुरू हुआ, ईसा मसीह की जन्म ले लिए और इस दिन से काउंटिंग शुरू हुआ। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, मतलब 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 और ये 1500। यहीं यहाँ पे 1498 पहला ईयर और दूसरा 1526। ये दो इम्पोर्टेंट एज, यहाँ से दो कहानी शुरू होती है भारत के लिए। और मेन पर्पस हम लोग का रहेगा यहाँ से। ये देखते हैं, ये 800 तक जो था ना, ये था प्राचीन भारत। तो ये 800 तक का जो भी घटनाएं घटी थी, हड़प्पा से लेकर हर्षवर्धन तक के काल को क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। फिर मध्यकालीन, प्राचीन भारत के इतिहास के बाद आता है मध्यकालीन इतिहास, 800 से 1800 तक। पर ऐसी परिस्थिति में 1800 तक पढ़ने के लिए ये मेन एसेंस समझना पड़ेगा यहाँ 1498 में जो घटना घटती है और 1526 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। तो ये रहा 1498 वास्को डी गामा भारत आता है। और 1526 ये रहता है, ये बाबर भारत आता है। और बाबर किससे युद्ध करता है? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी वंश का था, लास्ट रूलर था। बाबर ने इब्राहिम लोदी का खून कर दिया, मतलब मर्डर कर दिया, और गलती से मर गया। क्योंकि जितनी बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी की, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि बाबर इसको हरा देगा। पर हुआ, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बाबर इस युद्ध में विजयी होता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इससे भारत की जो दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। दशा एंड दिशा दोनों बदल जाती है। और एक्चुअल में जो आधुनिक भारत का इतिहास है यहाँ से शुरू होता है। तो एक तरफ तो ये चलेगा वास्को डी गामा वाला, इसके वास्को डी गामा, इसके देखा है इसकी यूरोपियन आना शुरू करेंगे। और एक तरफ चलेगा ये बाबर के वंशज। बाबर के वंशज में आगे बढ़ते जाएंगे। बाबर के बाद आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद आएगा अकबर, अकबर के बाद आएगा अकबर, अकबर के बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां, और फिर शाहजहां के बाद आएगा कौन? औरंगजेब, जो 1707 में मर जाता है। तो यहाँ तक ये माना जाता है कि इसके मरते ही मध्यकालीन भारत समाप्त, और यहाँ से शुरू होता है 1707 के बाद आधुनिक भारत का उदय। पर आधुनिक भारत की शुरुआत से पहले ये सब पीछे जो घटनाएं चल रही थी बैकग्राउंड में, ये जो दो वंशज हैं, एक तो यूरोपियन का आगमन, दो घटनाएं हैं। यूरोपियन का आगमन जो शुरू हुआ और बाबर के आने की वजह से जो भारत में जो परिस्थिति उस समय बनी थी, ये दोनों बहुत ही हद तक भारत की दशा और दिशा को डिसाइड करते हैं। भारत आगे किस तरह से गुलाम बनता है, इसका पूरा श्रेय जाता है ये वंशज को, यूरोपियन का आगमन को, और फिर ये हुमायूं और इसके वंशज को, ये बाबर के वंशज को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक करके बाकी घटनाएं देखते जाएंगे। बाबर का थोड़ा सा परिचय, जीवन परिचय ले लेते हैं। ये बाबर जो था ना, एक मिनट, शुरू हो गया। ये बाबर का एक्चुअल पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था।
यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। ये तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। 1504 में काबुल को और 1507 में कंधार को, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पीडीएफ में ऐड कर लेता हूँ मैं। इतना बढ़िया इंटरनेट क्यों चलता है? ये बाबर का परिचय। बाबर कौन था? दो लोग से रिलेटेड था, एक तैमुरलंग और एक था मंगोल शासक जो था चंगेज खान का वंशज था। इसके दोनों बाबर के वंशज थे, चंगेज खान और तैमुरलंग। एक माँ की तरफ से, एक पिताजी की तरफ से, दोनों ही उतना ही लंपट महान लुटेरे। तो ये दो, और 1504 में काबुल और 1507 में कंधार। 1504 नहीं, 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीतता है। अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार कर रखते हैं प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में, और बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है। 1519 ईस्वी में 1526 ईस्वी 1519 ईस्वी 1526 ईस्वी 1519 से 1526 में भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 1526 में इसमें इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घगर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो मोस्ट प्रोमिनेंट समय कौन कौन सा था? इसने 1519 से 1526 1519 से 1526 5 बार युद्ध, 5 बार आक्रमण करता है, 5 बार भारत पर 5 बार भारत पर आक्रमण करता है। देखो तो, और 5वीं बार में यूपीएससी पास हो जाता है इसमें। इसने अपनी टफेस्ट एग्ज़ाम 1526 में जो इसका एग्ज़ाम था, टफेस्ट एग्ज़ाम, इसका युद्ध हुआ किसके साथ? बाबर का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। बाबर वर्सेस लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। वीडियो 94 हो गए, सब्सक्राइब करना बिंगो, तो पता चले 1 मिलियन वीडियो हो गए। इब्राहिम लोदी का अंतिम शासक, इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी। 1526 में इसके साथ युद्ध होता है। 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसमें जीतता कौन है? बाबर जीत जाता है। कम सेना होने के बावजूद भी बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। गलती से एक सैनिक का तीर जो है, इसको कहते हैं कि उड़ता हुआ तीर लेना, इब्राहिम लोदी को लग जाता है। इब्राहिम लोदी हाथी पर था, हाथी पर सवार था, मज़े में था, युद्ध जीत रहा था, पर क्या होता है ना कि एक सैनिक का उड़ता हुआ तीर जाता है और इब्राहिम लोदी को आँख में लग जाता है और उससे माता भी है उसकी, हाँ बोलता है ना, हम्म, उसकी जो बताता हूँ। हाँ बोलो। 1 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसका जो सेनापति होता है वो बोलता है कि देखो राजा दिखता है हाथी पे, तो लगाओ निशाना तीर से। तो कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ से, 1 किलोमीटर से लग जाएगा क्या? मार के देखो, थोड़ा और नज़दीक जाओ। 600-700 मीटर
और आता है तो कहता है अब लगा के देखो, कहता है लगाऊं क्या, हाँ लगा के देखो, ट्राई करो, हाँ ट्राई करो, मारता है पास हो जाएगा तो ठीक है। मारता है तो एक तो पार हो जाता है बगल से, दूसरा जाकर घुस जाता है छाती में। इस तरह से इब्राहिम लोदी धराशायी होता है, उसके सैनिक सेनाओं में भगदड़ मच जाता है। उतना के बावजूद भी अगर चाहता ना, इब्राहिम लोदी की सेना अगर संगठित होती, अनुशासित होती तो जीत जाती। पर क्या होता है कि अनुशासित रहती नहीं, राजा मरा तो भगदड़ शुरू। कुछ सैनिक तो दब के मर गए होंगे भगदड़ से, इतनी बड़ी सेना थी उसकी, और हाथियों की सेना थी। ऊपर से उसका तोप का इस्तेमाल करता था, हाँ, तोप का इस्तेमाल करता था। 1527 खानवा का युद्ध, 1527, 1528, 1529 खानवा, चंदेरी, और 1529 में घग्गर का युद्ध। ये 3 प्रोमिनेंट युद्ध थे 1526 के बाद। ये घग्गर होता है, घग्गर। और 1530 में चल बसता है, इस दुनिया को अलविदा कह देता है, इस दुनिया से विदा हो जाता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी कह रहा हूँ, बाबर 1526 में, 1526 से 1530 ये ईयर थे जिसमें भारत का शासक बना, भारत पर शासन किया। 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 ये तो उसका हुआ मेन एग्ज़ाम, यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम। ये बाबर का मेन एग्ज़ाम था। ठीक है, इसमें लोदी को हरा देता है और राजा बन जाता है भारत का। उसके बाद आता है चंदेरी, ये पहला युद्ध लड़ता है खानवा का, दूसरा युद्ध लड़ता है चंदेरी का, खानवा, चंदेरी, और तीसरा लगता है घग्गर का। 1530 में मर जाता है। पानीपत का ये 1526 में लड़ा था लोदी के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट युद्ध भी बोलते हैं। कौन? 1526 में बाबर के साथ। बाबर और ये इब्राहिम लोदी था, जिसमें भारत, अब ये भारत में ना बाबर ना 1519 से 1526 के बीच में 5 बार आक्रमण किया था भारत पे। 1526 में जीतता है। ये 6th अटेम्प्ट कहेंगे ना इसको, 6th अटेम्प्ट। इसका लास्ट अटेम्प्ट था। अगर जनरल का बिलोंग करता हो तो इसका लास्ट अटेम्प्ट, जनरल कैटेगरी में नहीं। नहीं, ये भी रिजर्व था, ओबीसी में आता है। मुसलमान तो ना, जनरल कैटेगरी से अगर याद हो वाला ही तो फिर आरक्षण लेना पड़ता ना, डॉक्यूमेंट नहीं बनाना पड़ता ना इतना तक। हाँ, वो डॉक्यूमेंट कौन बनाने जाए। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। फॉर मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था इसको उसमें तक। 6th अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं तो उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता। और कास्ट सर्टिफिकेट किसके पास जाता बनवाने? इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी उसको बनाता नहीं बनाता, उसको एनए से लगा देता। यूएपीए लगा कर हमने डाल देता। यूएपीए क्या, नेशनल से ये लगाता ना, एनए से आईने से भी लगा एनए से लगा देता। कहता कि भाई आप इलीगल, राजद्रोही, हाँ राजद्रोह हो, आप ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जिससे अनलॉफुल अव्यवस्था क्रिएट हो सकती है। आप नए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओगे, फिर आरक्षण लेकर के चुनाव लड़ोगे, फिर मारोगे राजा को। उससे अच्छा है पहले ही आपको अरेस्ट करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो 1519 से 1526 में अटेम्प्ट बार अटेम्प्ट करता, 5 बार आक्रमण करता है, बार उसको खदेड़ दिया जाता है। लास्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है जनरल कैटेगरी से, नहीं तो उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है उसको। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। उसके बाद जैसे ही 1530 में ये मरता है, इसका बेटा ये हुमायूं, 3 को बेटा थे बाबर के, पता है कि नहीं? पता है, हुमायूं के 3 पुत्र थे। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो बाबर का जन्म फरगनावादी,
बाबर का जन्म फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, अब उज्बेकिस्तान में है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना घाटी के शासक थे तथा जिसको उसने एक ठिकने कद के तगड़े जिस्म, मांसल चेहरे तथा गोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, वो अपने बाबरनामा में लिखा होगा ना। तथा माता कुतलू निगार खानम का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था, पर उस कबीले में लोगों पर फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए थे तथा उन्होंने तुर्किस्तान को अपना वास स्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, पर फारसी, जो उस समय उस स्थान की आम बोलचाल की भाषा थी, में भी वह प्रवीण था, अच्छा खासा जानकार था। उसे चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। उसने जो बाबरनामा लिखी है वो चगताई में लिखी है। मंगोल जाति, जिसे फारसी में मुगल कहते थे, मंगोल जाति को फारसी में मुगल कहते हैं। मंगोल जाति का होने के बावजूद उसकी जनता और अनुचर तुर्क तथा फारसी लोग थे। उसकी जनता जो थे वो तुर्क थे या फारसी थे। उसकी सेना में तुर्क, फारसी, पश्तो, उसकी सेना में तुर्क, फारसी और पश्तो के अलावा, अभी जो पश्तो बार बार करते रहते हैं ना, पश्तून पाकिस्तान में आइसोलेशन महसूस करते हैं उन लोग। तुर्क, फारसी, पश्तो के अलावा बरलास तथा मध्य एशिया कबीले के लोग भी थे। जो पाकिस्तान में जो पश्तो है ना, गुड तालिबान, बैड तालिबान कॉन्सेप्ट समझते हो? तो ये जो पश्तो लोग हैं इनको बैड तालिबान कहता है। क्यों? क्योंकि इन लोग अपना एक रीजन जो है उसको क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि हमको दे दो। एक्चुअली में उन लोग का अपना घर है, उन लोग वहाँ के ट्राइबल्स हैं। पर डेफिनेशन देखिए अमेरिका, बैड तालिबान अमेरिका, और पाकिस्तान बोलती है ये सब गंदा वाला तालिबान है। गुड तालिबान, बैड तालिबान कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ तक फारसी, उसके सेना में तुर्क, फारसी, पश्तो के अलावा बरलास तथा मध्य एशियाई के कबीले लोग भी थे। मध्य एशियाई के कबीले लोग थे। मध्य एशिया समझ रहे हो ना बीच? उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया वो हो गया। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया और चाइना का कुछ पार्ट्स। ये अभी जो उइगर कम्युनिटी जहाँ से बिलोंग करती है उसी के आसपास का रीजन, जो चाइना जहाँ पे इलीगली मतलब उन लोगों को टॉर्चर कर रहा है कैंप बना करके। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी कहा जाता है कि केवल व्यायाम के लिए वो दो लोगों को अपने दोनों कंधों पर लादकर उन्नयन ढाल पर दौड़ लेता था, मतलब ऊपर चढ़ लेता था ना, इतना ताकतवर था। लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली सभी नदियों को तैर कर पार करता था। वाह, उसने गंगा को 2 बार तैर कर पार किया। भाई ऐसे ही थोड़ी ना राजा वाला क्वालिटी। पप्पे कुछ ना मिले है। नाम बाबर के चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि उस समय जब चुगताई लोग असभ्य तथा असंस्कृत थे, तब उन्हें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का उच्चारण करने में कठिन लगा। इस कारण उन्होंने उसका पूरा नाम बाबर रख दिया। सैन्य जीवन 1494 में 12 वर्ष की आयु में ही उसने फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया क्योंकि 12 वर्ष का था और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया, मतलब पहाड़ों और जंगलों में घूमते रहता था। जब उसके साथ कुछ किसान और उसके संबंधी ही थे तब निर्वासन में बिता रहा था। 1496 में, मतलब 2 साल बाद, उसने उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया। जंगलों में घूमता फिरता रहा, पहाड़ों में बहुत समय तक व्यतीत किया। उसके बाद 2 साल बाद 1496 में 2 साल व्यतीत किया, मतलब 14 साल का जब हो गया तो उसने उज्बेक शहर उज्बेकिस्तान का जो एक शहर है समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। 7 महीने तक युद्ध चला होगा, जीत भी लिया। इसी बीच जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, उसके एक सैनिक सरगना ने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके एक सैनिक जो था वो फरगना पर भी जीत हासिल कर लिया। जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगना आ रहा था तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया। उसकी सेना उसके बगावत कर देती है, जिसके फलस्वरूप समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथों से चले गए। देखो किस्मत, समरकंद भी जाता है और फरगना भी चला जाता है। सन 1501 में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया क्योंकि उसका सैनिक ही वहाँ था,
तो उसका सैनिक था, तो फिर से वो क्या करता है, उसको जीत लेता है 1501 में, कहाँ, समरकंद को फिर से वापस जीत लेता है। जल्द ही उसे उज़्बेक खान मोहम्मद शौबी ने हरा दिया और इस तरह समरकंद, जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी, उसके हाथों से फिर वापस निकल गया। ये तो सीमा वाला लगा। फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले 3 सालों तक उसने अपनी सेना बनाने का पर ध्यान केंद्रित किया। इस क्रम में उसने बड़ी मात्रा में बदखशान प्रांत के तजिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। यही तजिक में से एक जो था वो इब्राहिम लोदी को मारता है। 1504 में हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उज्बेकिस्तान से पार करता है हिंदुकुश के माउंटेन को, बर्फीली पहाड़ियों को, और काबुल पर अपना नियंत्रण, काबुल अफगानिस्तान में है, चोटियों पर पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नए साम्राज्य के मिलने से उसे अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे, तो नया शहर मिला उसको, राजा बन गया, तो लगा कि अब कुछ और किया जा सकता है। अब तो मैं पेपर बजा दूंगा सबका। कुछ दिनों के बाद उसने हेरात के एक एक्स्ट्रा डिटेल में तब जाया था तब कौन सा किया। सन 1504 में हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नए साम्राज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे। कुछ दिनों के बाद उसने हेरात के एक तैमूरवंशी हुसैन बैकरह, जो कि उसका दूर का रिश्तेदार भी था, के साथ मोहम्मद शाहबानी के विरुद्ध सहयोग की संधि की। 1506 में हुसैन की मृत्यु के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उसने हेरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, पर 2 महीनों के भीतर ही साधनों के अभाव से उसे हेरात छोड़ना पड़ा। अपनी जीवनी में उसने हेरात को बुद्धिजीवियों से भर शहर के रूप में वर्णित किया है। वहाँ पर उसे उइघुर जिस पे अभी चाइना अत्याचार कर रहा है, उइघुर कवि और मीर अली शाह नवाई की रचनाओं के बारे में पता चला, जो चगताई भाषा के साहित्य की भाषा बनाने के पक्ष में थे। शायद बाबर को अपनी जीवनी चगताई भाषा में लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मिली थी, उइघुर कवि मीर अली शाह नवाई की रचनाओं से। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरगना ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, मतलब एक कोई और सहयोगी था जो उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे काबुल से ही भागना पड़ा। जल्द ही उसने काबुल पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इधर 1510 में फारस के शाह इस्माइल प्रथम, जो सफीवी वंश का शासक था, ने मोहम्मद साहिबानी को हराकर उसकी हत्या कर डाली। इस स्थिति को देखकर बाबर ने हेरात पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। हेरात का राजा था वो, तो उसको मार दिया गया किसी और के द्वारा, तो इसको बाबर मौका समझा और वहाँ पे जाके अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया हेरात में। इसके बाद उसने शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशिया पर मिलकर आधिपत्य जमाने के लिए एक समझौता किया और शाह इस्लाम प्रथम के साथ मिलकर के मध्य एशिया पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए समझौता कर लिया। शाह इस्माइल की मदद के बदले में उसने सफावियों को श्रेष्ठता स्वीकार की तथा खुद एवं अपने अनुयायियों को साफवियों की प्रभुता के अधीन समझा। उसके उत्तर में शाह इस्माइल ने बाबर को उसकी बहन खानजादा से मिलाया, जिसे शाह इस्माइल ने हाल ही में हराकर मार डाला था, ने कैद में रखा हुआ था और उसे विवाह करने की बलात् कोशिश कर रहा था। शाह ने बाबर को ऐशो आराम तथा सैन्य हितों के लिए पूरी सहायता दी, जिसका जवाब बाबर ने अपने शिया परंपरा में ढाल कर दिया। उसने शिया मुसलमानों के अनुरूप वस्त्र पहनना आरंभ किया। शाह इस्माइल के शासन काल में फारस शिया मुसलमानों का गढ़ बन गया और वो अपने आप को 7वें शिया इमाम मूसा अल काजिम का वंशज मानता था। वहाँ सिक्के शाह के नाम से ढलते थे तथा मस्जिद में खुतबे शाह के नाम से पढ़े जाते थे। हालांकि काबुल में सिक्के और खुतबे बाबर के नाम से ही थे। बाबर समरकंद का शासक शाह इस्माइल के सहयोगी की हैसियत से चलता था। शाह की मदद से बाबर ने बुखारा पर चढ़ाई की। वहाँ पर बाबर एक तैमूरवंशी होने के कारण लोगों की नज़र में उज़्बेकों से मुक्तिदाता के रूप में देखा गया और गांव के गांव उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। इसके बाद फारस के शाह की मदद को अनावश्यक समझकर उसने शाह की सहायता लेनी बंद कर दी। अक्टूबर 1511 में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर से उसे अपने अधीन कर लिया। वहाँ भी उसका स्वागत हुआ और एक बार फिर गाँव के गाँव उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। वहाँ सुन्नी मुसलमानों के बीच वह शिया वस्त्रों को एकदम अलग लग रहा था। हालांकि उसका शिया हुलिया सिर्फ शाह इस्माइल के प्रति साम्यता को दर्शाने के लिए थी।
उसने अपना शिया स्वरूप बनाए रखा। यद्यपि उसने फारस के शाह को खुश करने हेतु सुन्नियों का नरसंहार नहीं किया, पर उसने शिया के प्रति आस्था भी नहीं छोड़ी, जिसके कारण जनता में उसके प्रति भी भारी अनास्था की भावना फैल गई। इसके फलस्वरूप 8 महीनों के बाद उज़्बेकों ने समरकंद पर फिर से अधिकार कर लिया। मतलब ये जो समरकंद था उसके गले की फांस बन गई थी, न निकाल सकता था न रख पा रहा था, अपने कंट्रोल में भी नहीं कर पा रहा था और न छोड़ पा रहा था। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति को फायदा उठाकर दिल्ली पर सत्ता आधिपत्य कायम कर लिया। तैमूरलंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोधी राजवंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूरवंशियों का शासक होना चाहिए। एक तैमूरवंशी होने के नाते वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल की तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ठीक है। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सतह पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। राजपूत। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफ़ी संगठित तथा शक्तिशाली हो चुके थे। राजपूतों ने एक बड़ा सा क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था और वे दिल्ली की सतह पर काबिज होना चाहते थे। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी। 17 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच लड़ी गई। राजपूतों का जीतना निश्चित लग रहा था, पर युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए और घायल अवस्था में उनके साथियों ने उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया और एक आसान सी लग रही जीत उसके हाथों से निकल गई। इसके एक साल के बाद राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मौत हो गई। इसके बाद बाबर दिल्ली की गद्दी का अविवादित अधिकारी बन गया। आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सतह पर 231 सालों तक राज किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ खास तौर पर मुस्लिम यदुवंशी राजपूत उस वक्त के मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती। हाँ, तो उस वक्त मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन, चंदेरी भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुस्लिमों से तमगा कर न लेने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो राज्य द्वारा लिया जाता था। बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने उतरा था। उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयान में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत की युद्ध की रणनीति का उपयोग करके बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्म युद्ध नारा दिया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी अर्थात दानी की उपाधि ली थी। चंदेरी पर आक्रमण। मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूर्व में बंगाल के शासक
नुसरत शाह ने अफ़गानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफ़गानों ने अनेक स्थानों से मुग़लों को निकाल दिया तथा बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफ़गान विद्रोहियों का दमन करेंगे। अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी का राजपूत शासक मेदिनी राय खंगार खानवा का युद्ध से राणा संगा की ओर से लड़ रहा था और चंदेरी में राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था। चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफ़गानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था, अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी को अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वह मालवा तथा राजपूतानों में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव है कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 की तारीख को घोषित किया, क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी की मुस्लिम जनता को जो बड़ी संख्या से समर्थन प्राप्त होने की आशा थी और जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। उसने मेदिनी राय खंगार के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। मेदिनी राय खंगार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोप खाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करें। घाघरा का युद्ध बीच में महमूद लोधी बिहार पहुंच गया और उसने के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद लोधी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उनसे युद्ध करने के बाद जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना जैसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी। बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघर नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया। बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया, उस समय बिहार का शासक था, और उसे आदेश दिया कि वो शेर खां को अपना मंत्री रखे। वही शेर खां जो फिर शेरशाह सूरी बनेगा और हुमायूं को भारत से खदेड़ देगा। इसको मंत्री रखने का कौन आदेश दिया था? बाबर ही बोला था कि इसको मंत्री रखो। अंतिम दिन कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। उसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः वो 1530 में 48 वर्ष की उम्र में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में राजा राम जाट ने दफना दिया। बाबर को फरगना का शासक उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला। बाबर को फरगना का शासक किसकी वजह से मिला? उसकी दादी की वजह से, दौलत बेगम। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने तोप खाने को भी उपयोग किया। बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। यह प्रणाली उसने उज़्बेकों से सीखी थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के पीछे का कारण है कि बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज और तुगलुमा नीति का प्रयोग यहाँ ध्यान से देखना। बाबर 1526 से 1530 तक शासन करता है, ठीक है। 1530 से 1540 हुमायूं नहीं शासन करता है, 1540 तक रहता है और उसके बाद शेरशाह आता है। वही शेरशाह जिसको मंत्री बनाने के लिए आदेश दिया था बाबर। तो 1540 में आता है शेरशाह सूरी और 1540 से 1545 तक रहता है। और फिर उसके बाद तो 1530 से 1540 10 साल तक हुमायूं शासन करता है भारत पे। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी रहता है। शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूरी 1545 से 1555 तक रहता है, 10 साल तक। फिर हुमायूं आता है वापस और 1555 से 1556 तक रहता है, शासन करता है। और हुमायूं के
1 साल तक ही शासन कर रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था, सीढ़ी से गिर जाता, मर जाता। और 1556 से 1605 तक अकबर शासन करता है। 1556 से 1605 तक अकबर शासन करता है। अकबर के बाद जहांगीर आता है, जो 1605 से 1627 तक शासन करता है। गांजा मार के पहले रहता था। और 1627 में जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1627 से 1528 तक, 1558 तक ना, 1627 से 1658 तक, शाहजहां 1627 से 1658 तक। 1658 में फिर औरंगजेब आता है और 1707 तक रहता है। और जैसे ही औरंगजेब मरता है, भारत में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। और फिर हर दिन जैसे IPL गेम चल रहा है ना, क्रिकेट, वैसे राजा बदलने लगे। बैकग्राउंड तैयार है, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रतीक नायक, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूँ? पेन इस्तेमाल करूँगा तो फिर PPT पूरा मान जाएगी। क्या? पेन इस्तेमाल करूँगा ना तो स्लाइड मूवमेंट नहीं होगा। अरे ठीक है, क्या कर दिए सब? हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ आज से हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। नहीं पता क्यों नहीं जा रहा है। पेन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा। ये मेरे प्यारे गुरुजी, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। तो हाउ द ब्रिटिश कंक्वेस्ट टुक प्लेस, ब्रिटिश कंक्वेस्ट किस तरह से शुरू हुआ। यूरोपियंस आते हैं, प्रिंसली स्टेट्स। यूरोपियन कैसे आते हैं? पहले पुर्तगीज आते हैं 1612 ईस्वी में, फिर डच आते हैं, फिर फ्रेंच 1760 में, अदर्स। और प्रिंसली स्टेट्स लेटर मुगल, बंगाल, दक्कन, अवध, सिंध, सिख, मैसूर और मराठा। एक एक करके प्रिंसली स्टेट को एक्वायर करता है अंग्रेज, यूरोपियन नहीं, इंग्लिश। थीमेटिकली अंडरस्टैंडिंग 1912, 1526, 1526 अभी देखें। दिल्ली सल्तनत 1192 से, दिल्ली सल्तनत 1192 से 1526 तक रहती है। 1526 में जैसे ही बाबर आता है और बाबर के साथ युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तो फिर आ जाता है दिल्ली सल्तनत ख़त्म और मुगल वंश शुरू। मुगल वंश का एक्चुअल पहला पार्ट माना जाता है 1526 से 1707। मुगल वंश 1526 से 1707। जैसे ही औरंगजेब मरता है, पहला पार्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो वीक रूलर आते हैं, कमज़ोर शासक रहते हैं। इसके पहले तक 1526 से 1707 तक स्ट्रॉन्ग रूलर थे, स्ट्रॉन्ग शासक थे। पहला था बाबर, हुमायूं थोड़ा सा इसको शेर शाह सूरी से एक बार मिला था झटका, पर उसके बाद संभल जाता है। फिर आता है अकबर के बाद आता है जहांगीर के बाद आता है शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। ये रहा लिनेज पहला पार्ट, जो स्ट्रॉन्ग रूलर, स्ट्रॉन्ग शासक थे। तो ये दिल्ली सल्तनत मुगल काल 1526 से 1707 तक पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जैसे ही 1707 में औरंगजेब मरता है, छोटे छोटे जब स्ट्रॉन्ग सेंटर कमजोर पड़ती है तो छोटे छोटे राज्य जो हैं अपना सर उठाने लगते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। द राइज ऑफ मराठास, इसी के साथ मराठा का उदय होता है। और मराठा में शिवाजी 1627 में उनका जन्म होता है। 1628 से 1658 तक, 1707 से 1761 तक, इस तरह से ये मराठा 1761 तक प्रोमिनेंट रहते हैं। फिर उसके बाद ये लोग भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं धीरे धीरे। तो 1761 तक, 1707 से 1761 तक ये मराठा प्रोमिनेंट रोल निभाते हैं भारतीय इतिहास में। फिर 1761 से 1857 तक धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। 1707 से उन लोग धीरे धीरे शुरू स्ट्रॉन्ग होता है। 1761 से उन लोग प्रोमिनेंट थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस शुरू कर देता है। 1857 तक पूरी तरह से, 1857 में एकदम भारत उनके कंट्रोल में आ जाता है। 1857 का विद्रोह होता है, उसको दबाता है और ये पूरा भारत उसके गुलाम बन जाता है, पूरी तरह से गुलाम बन जाता है। फिर 1857 से 1900 तक इंडिया में
लोग जागृत होते हैं, विरोध करने की कोशिश करते हैं। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद लोगों के बीच जागरूकता आती है और धीरे धीरे करके सब अपना जो भी प्रोमिनेंट लीडर होते हैं अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी को और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना है। रिवोल्ट्स एक एक करके, इसको रिवोल्ट्स ऑफ एज ऑफ रिवोल्ट्स भी बोलते हैं, एनलाइटमेंट बोलते हैं, मतलब जागरूकता आ गई, समझदारी आ गया लोगों में कि नहीं ये गलत कर रहे हैं अंग्रेज। फिर 1900 से 1947 तक फ्रीडम स्ट्रगल चलता है, लोग जागरूक हो जाते हैं तो फिर स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगते हैं। फिर 1947 से 2022 वी द पीपल ऑफ इंडिया। 1947 में भारतीय संविधान लिखना शुरू होता है, 1946 से शुरू होता है और 1950 में लागू हो जाता है। तो उस दिन से फिर शासन किसका होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपना खुद शासन चलाना शुरू कर देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर, फ्यूडरल स्टेट, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इंडियन नेशन।